हाय एवरीवन, सभी का वेलकम करता हूं अगेन वाईटी योर इंग्लिश शूटर पे। मेरा नाम है अमन बहल। फर्स्ट एडिटोरियल द हिंदू का आज पढ़ने वाले हैं। क्या बोलते हैं इसको? फ्रेंड एंड फोई। देखिए, ये होता है फो। फो का मतलब होता है दुश्मन। हिंदी मीडियम वाले इसको फोई बोलते हैं। कह रहा जी दोस्त और दुश्मन। आर्टिकल लिखा हुआ है पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत के बीच की स्ट्रगल पे, इनके बीच के लव और हेट के ट्रायंगल पे। बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। कुछ नए कॉन्सेप्ट्स आज ग्रामर के आपके साथ शेयर करेंगे, जो पहली बार आप सीख रहे होंगे चैनल पे। चलिए, क्लास को एक लाइक और एक शेयर दें। हाथ में एक पेन और पेपर रखें और साथ साथ पढ़ते जाएं। पूरा अगर बेनिफिट लोगे तो पौने घंटे की, आधे घंटे की क्लास में 5 घंटे की लर्निंग आप ले सकते हो, अगर आप ठीक से नोट्स बनाओ। चलिए आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहा है जी फ्रेंड एंड फो। फो ही मत बोलना, फो बोलते हैं। फो का मतलब होता है दुश्मन। कह रहा है जी फ्रेंड्स और फो बन गए हैं अब। भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान की अगर बात करें तो कहीं पे दोस्ती का रिश्ता है और कहीं पे दुश्मनी का रिश्ता है। चलिए टाइटल पैराग्राफ को देखेंगे। पाकिस्तान इज फिलिंग द वॉइड क्रिएटेड बाय द एलिनेशन ऑफ इंडिया फ्रॉम बांग्लादेश। कह रहा है पाकिस्तान जो है ना वो भर रहा है, फिल कर रहा है। और किसको? उस खालीपन को, वॉइड को। वॉइड का मतलब होता है हिंदी में निर्वात, ब्लैंक स्पेस, वैक्यूम भी बोल सकते हैं। पाकिस्तान उस खाली जगह को भर रहा है या ब्लैंक स्पेस या निर्वात को भर रहा है जो क्रिएटेड है या बना गया है एलिनेशन की वजह से या फिर दुश्मनी की वजह से। और किसकी? इंडिया की बांग्लादेश के साथ। एलिनेशन का मतलब होता है आपका कोई अपना था जिसको आपने एलियन कर दिया या पराया कर दिया। तो बांग्लादेश और भारत के रिश्ते बहुत अच्छे हुआ करते थे, अब एलियनेशन हो गया है, दोनों के बीच में दरार आ गई है। दुश्मनी तो नहीं बोल सकते इसको सीधा सीधा, हाँ, लेकिन दोस्ती का रिश्ता खत्म हो जाना कहलाता है एलियनेशन। आज वो कैब बहुत अच्छी है, नए नए वर्ड्स आप सीखने वाले हो। ऑफकोर्स पाकिस्तान सब्जेक्ट बनेगा आर्टिकल का, इस सेंटेंस का। इज फीलिंग बनेगी इसकी वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आर्टिकल जो सेंटेंस लिखा हुआ है। वॉइड का मतलब मैंने आपको बताया, निर्वात। निर्वात के लिए एक बहुत अच्छा वर्ड है अंग्रेजी में, वैक्यूम। और वैक्यूम वर्ड आपको पता होगा, ये वैक्यूम क्लीनर वगैरह घर में यूज होते हैं। वैक्यूम वर्ड की स्पेलिंग आपको शायद ना पता हो। इंग्लिश में दो ही ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें डबल यू आता है। स्पेलिंग देख लेना साफ साफ, सिंगल सी डबल यू। आज के स्पेलिंग वाले क्वेश्चन में आपसे मैंने पूछा है। चलिए, एलिनेशन को स्ट्रेंजमेंट बोलते हैं, ये वर्ड अभी डिटेल में आपको करवाएंगे। अब जल्दी से आर्टिकल की दिखा देता हूं आपको वोकैबलरी। 5 वर्ड्स हैं, शुरू में भारी भरकम, एक साथ देख लो ताकि क्लास को आप स्मूथली ले पाओ। और इसके साथ जिस भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, आइल्स का हो, यूपीएससी हो, इंग्लिश का सिलेबस कवर करने के लिए मेरी गाइडेंस में जरूर से डाउनलोड करें वाईटी ऐप को। वीडियो के फर्स्ट कमेंट में इसका लिंक दिया गया है। आपकी अपनी ऐप है, एंड्रॉइड और आईओएस दोनों पे अवेलेबल है। इस ऐप का ऑब्जेक्टिव सिंपल है, आपके एग्जाम की प्रिपरेशन करवाना क्वालिटी कंटेंट के साथ और मिनिमम प्राइस पे। एकदम अफोर्डेबल कोर्सेज है, जैसे हमारा फ्लैगशिप कोर्स है, अभी फुल फ्लेजेड चल रहा है, इंग्लिश अनलॉक्ड। अब आप जो भी एग्जाम दे रहे हैं, ऑब्जेक्टिव पेपर इस कोर्स से आप कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें पूरी ग्रामर आ जाएगी, रीडिंग आ जाएगी, वोकैब आ जाएगी, सब कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ में ये पूरा कोर्स अवेलेबल है। 1 साल की वैलिडिटी, 2 साल की वैलिडिटी, 1.5 साल की वैलिडिटी, जैसा भी आप लेना चाहें। इसी के साथ जो स्टूडेंट्स इंग्लिश में नहीं लिख पाते हैं, राइटिंग में स्ट्रगल करते हैं, तो आप राइटिंग कोर्स से 50 घंटे में इंग्लिश में लिखना सीख सकते हैं। ये कोर्स भी अभी अवेलेबल है। 50 to 60 आवर्स का क्रैश कोर्स है, किसी भी एग्जाम का डिस्क्रिप्टिव आपका कवर हो जाएगा। सिविल सेवाओं के लिए राइटिंग का एक अलग कोर्स बनाया गया है, जिसमें आपको एडवांस पोर्शन मिलता है राइटिंग का, आंसर राइटिंग, एसे राइटिंग, प्रेसी राइटिंग। तो आप मिशन सिविल सर्विसेज इस कोर्स का बेनिफिट भी ले सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो, ये टीम का कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सअप करें या कॉल करें, टीम से आप बात कर सकते हैं। ऐप का लिंक कॉमेंट सेक्शन में गिवन है। चलिए, पहला वर्ड क्या था अपना? पहला वर्ड ही है फो। फो का मतलब होता है दुश्मन, और वो दुश्मन जिससे बस दोस्ती नहीं है, आपकी बातचीत बंद हो गई, इस तरह का दुश्मन कहलाता है फो। अ वाइज फो इज ऑलवेज बेटर देन अ फुलिश फ्रेंड। एक समझदार दुश्मन हमेशा अच्छा होता है, बेटर होता है एक मूर्ख दोस्त से। तो ये अंग्रेजी में कहावत है, फो वर्ड को यूज करके आप बना सकते हो। फो को एडवर्सरी, ओपोनेंट भी बोल सकते हैं। ये वर्ड आर्टिकल में आज आप देखेंगे। भारत पाकिस्तान के लिए, इंडिया चाइना के लिए वर्ड जो है फिट बैठते हैं। अगला वर्ड है अपने पास बोनमी। बोनमी का मतलब होता है खुश मिजाजी, गर्म जोशी भरा, जो समझ गए ना, भावना होती है दो लोगों के बीच में, बोनमी।
आफ्टर एन आर्ग्यूमेंट द एटमॉस्फेयर ऑफ बोनमी वॉज सडनली गॉन। एक आर्ग्यूमेंट के बाद में जो माहौल था, एटमॉस्फेयर था खुश मिजाजी या बोनमी का, अचानक से वो गॉन हो गया, गायब हो गया, चला गया। चलिए, बोनमी खुश मिजाजी के लिए सारे अच्छे अच्छे सिनोनिम्स हैं। अफेबिलिटी, एमिएबिलिटी, फ्रेंडलीनेस, जीनियलिटी। पढ़ के देखो, बोल के देखो, बड़े कॉमन वर्ड्स हैं। खास करके जीनियलिटी को देख लेना और एमिएबिलिटी को देखना, कोर्डियलिटी को, ठीक है। लिटी लिटी सबके लास्ट में लगा हुआ है, दोस्ती और दोस्ताने रिश्तों के लिए यूज होने वाले वर्ड है। चलिए, अगला वर्ड अपने पास परपेट्रेटर। परपेट्रेटर वो आदमी होता है जो किसी गलत काम को परपेट्रेट करे, अंजाम दे। परपेट्रेटर करना यानी गलत काम को अंजाम देने वाला आदमी। द परपेट्रेटर्स ऑफ द क्राइम वर स्टिल एट लार्ज। जो गुनहगार थे या अंजाम देने वाले थे इस गुनाह को, वो अभी भी एट लार्ज थे। एट लार्ज का मतलब आपको पता है, फरार होना, गायब होना, वो अभी भी गायब थे। तो परपेट्रेटर जो परपेट्रेट जो वर्ब करता हो, परपेट्रेटर नाउन बना हुआ उससे, ये वर्ब आर्टिकल में आप देखेंगे। चलिए, अगला वर्ड अपने पास रिकम्पेंस। देखिए, रिकम्पेंस बना है कंपनसेशन से, और ये वर्ड आपको अच्छे से पता होगा, हर्जाने के लिए यूज होता है। कभी सड़क दुर्घटना में, रेल दुर्घटना में सरकार की तरफ से हर्जाना मिलता है ना मृतकों को और जिनके चोट लगी हो, तो कंपेंसेशन वर्ड, रेपरेशन वर्ड, रिकम्पेंस वर्ड वहां पे आप यूज होता हुआ देखेंगे। द एयरलाइन विल हैव टू रिकम्पेंस द पैसेंजर्स फॉर कैंसलिंग द फ्लाइट। एयरलाइन को रिकम्पेंस करना पड़ेगा, हर्जाना देना पड़ेगा पैसेंजर्स को फ्लाइट को कैंसिल करने के लिए। ध्यान ये देना है, यहां पे रिकम्पेंस एक वर्ब की तरह यूज हुआ है। रिकम्पेंस वर्ड एक नाउन भी है, एक वर्ब भी है। इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं ना जो नाउन और वर्ब दोनों का काम करते हैं। जैसे डिमांड, डिमांड का मतलब मांग या मांग करना। जैसे कि अटैक, अटैक का मतलब हमला या हमला करना। वैसे ही रिकम्पेंस मतलब हर्जाना या हर्जाना देना। नोट किया करो ये छोटे छोटे न्यूआंसेस, छोटी छोटी बारीकियां। बहुत अच्छा, इनके लिए एक अच्छा सिनोनिम भी है सोलाशियम, अंग्रेजी में बोलते हैं सोलाशियम। चलिए, लास्ट वर्ड है अपने पास एलियनेट। ये वर्ड मैंने आपको अभी करवाया था। देखिए, एलियन का मतलब जो आपके लिए पराया हो, नया हो। वैसे तो कोई दूसरे प्लेनेट से कोई अगर अपने पास आ जाए यहाँ पे, मार्स से, वीनस से, तो अपने उसको भी एलियन बोलते हैं। वो देखिए ना आपने मूवी जादू वाली, एलियन ही तो होता है जादू। पर एलियन वर्ड का अंग्रेजी में लिटरल मीनिंग है जो पराया हो। मान लो कोई धरती से बाहर से हो, वो भी एलियन, और जो आपके शहर का ना हो, आपकी भाषा ना बोलता हो आपके लिए, वो भी एलियन। अगर ये वर्ड आपने समझ लिया तो एलियनेट वर्ब को आप समझ लेंगे। किसी आदमी को पराया कर देना, अपने को, किसी से रिश्ता तोड़ लेना, दुश्मनी कर लेना। डिसएग्रीमेंट्स कैन एलियनेट टीनेजर्स। डिसएग्रीमेंट्स या विवाद जो हैं छोटे बच्चों को पराया कर देते हैं, और किससे? फ्रॉम देयर फैमिलीज, अपने ही परिवारों से। तो ये एलियनेट वर्ड को स्ट्रेंज भी बोलते हैं। स्ट्रेंज स्ट्रेंजर से बना है, पराये से बना है, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है। और एलियनेट स्ट्रेंज का एंटोनिम यानी उल्टा है, किसी को अपना बना लेना। भाई एक तो पराया बनाया, एलियनेट किया, स्ट्रेंज किया, अब इसका उल्टा किसी को अपना बना लेना, पराये को, तो उसके लिए वर्ड अंग्रेजी में स्पाउस। स्पाउस यानी अपना, आपका पति, आपकी पत्नी, आपका गर्लफ्रेंड, वैसे हस्बैंड वाइफ के लिए यूज होता है स्पाउस। तो स्पाउस करना यानी किसी को अपने पति या पत्नी की तरह अपना बना लेना। इस वर्ड को आप याद रखें। चलिए, भारी भरकम वर्ड्स हैं, मुझे पता है। जो पहली बार बच्चा क्लास देखता है ना, वो सोचता है सर इतने सारे ही हैं, और इससे भी ज़्यादा हैं। जो लोग रोज क्लासेस लेते हैं उनको पता होगा वो कैब कैसे हैंडल होती है। एक दिन में, 2 दिन में, एग्जाम से पहले 1 हफ्ते में पढ़ करके वो कैब तो आप नहीं कर पाओगे कम से कम, और कुछ हो भी जाए तो। वो कैब हमेशा एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, जो रोज रीड करता है, हफ्ते में 2 बार, 3 बार, 4 बार, उसी के बस की है। चलिए, अब आर्टिकल की एक समरी आपको दे दें, किस बारे में लिखा हुआ है आपको पता लगे। समरी ये है कि बांग्लादेश और भारत के रिश्ते अभी तक काफ़ी अच्छे थे जब तक शेख हसीना बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर थी। अब वो प्राइम मिनिस्टर रही नहीं 1-1.5 साल से, और बांग्लादेश और भारत के रिश्ते फ्रेंड से फो में बदलते जा रहे हैं, दोस्ती से दुश्मनी में बदलते जा रहे हैं। और ये जो दोस्ती का खालीपन है, जो दोस्त अब दोनों की दोस्ती खत्म हो गई, तो इस दोस्ती से जो निर्वात बना, खाली जगह बनी, उसको भरने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। लेकिन यहाँ तक बात खत्म नहीं होती। पाकिस्तान की बांग्लादेश के साथ हिस्ट्री बड़ी खराब है, बड़ी अगली है।
तो बावजूद पाकिस्तान के दोस्ती के न्योतों के बांग्लादेश एक अच्छा दोस्त पाकिस्तान का अभी तक नहीं बन पाया, क्योंकि ऑपरेशन सर्च लाइट, वो 1971 वॉर, नरसंहार, लोगों का मैसेकर बंगालियों का जो किया गया था। तो आर्टिकल जो है तीनों के बीच के पावर डायनेमिक्स बता रहा है। भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान तीन ऐसे दोस्त या तीन ऐसे पड़ोसी जो दोस्त बन जाएं, लेकिन फिर भी दोनों के तीनों के बीच में दुश्मनी हमेशा बनी रहती है। कुछ ना कुछ हिस्ट्री के अंदर ऐसा रहता है कि नज़दीक होकर के भी नज़दीक नहीं हो पाते। भारत के लिए कुछ एडवाइस भी मिलेगी क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। चलिए आर्टिकल को शुरू करते हैं। आज की टोन है रियलिस्टिक, हकीकत, जमीनी हकीकत आपको बताएगा दोस्ती कितनी है और दुश्मनी कितनी है। फर्स्ट पैराग्राफ आपके सामने है, छोटा सा सेंटेंस है। मैं चाहता हूं आप सभी इसकी एक रीडिंग लें, खुद से इसका मीनिंग निकालें, फिर मेरे साथ पढ़ें ताकि आप इसको मैच कर पाए। चलिए शुरू करें। खुद से देना ट्राई, वीडियो को पॉज कर लिया करो। कह रहा है इन द फर्स्ट सच विजिट इन 13 years Pakistan's foreign minister Ishaq Dar traveled to Dhaka over the weekend to meet with the members of the Bangladeshi interim government headed by Mohammad Yunus and hold talks with his counterpart Tawhid Hossain। कह रहा है जी पहली ऐसी विजिट में इन द फर्स्ट सट विजिट, और कब हुई है पहली? 13 सालों में, पिछले 2012 से 2025 के बीच में। कह रहा है पहली अपनी विजिट करते हुए दौरे के अंदर पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इशक दार जिसका नाम है, इन्होंने पास्ट टेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगा करके ट्रैवल किया, V2 लगा के। और कहाँ ट्रैवल किया? ढाका की तरफ, यानी बांग्लादेश की तरफ, कैपिटल है ढाका। और कब किया? ओवर या ड्यूरिंग, दौरान इस वीकेंड के शनिवार रविवार के। और क्यों? ताकि वो मीट कर पाए, मिल पाए बांग्लादेश की जो इंटरिम गवर्नमेंट है। इंटरिम का मतलब होता है बीच की, जुगाड़ू, काम चलाऊ, जो फाइनल नहीं है लेकिन समझ गए ना, बस काम चलाने के लिए बनाई गई है। बांग्लादेश की जो बीच की गवर्नमेंट है, जुगाड़ की गवर्नमेंट है, टेम्परेरी सी, जो हेडेड बाय है या जिस गवर्नमेंट की अगुवाई में है मोहम्मद यूनुस। तो इनसे मिलने यहाँ पे शनिवार रविवार को, इतवार को ये गए। और क्या करने गए भाई? मिलने तो नहीं गए थे खाली, मिलने गए और साथ में गए होल्ड करने टॉक्स को, ऑर्गेनाइज करने बातचीत को, अपने काउंटर पार्ट के, अपने बराबरी वाले के साथ, अपने समकक्ष के साथ, जो है बांग्लादेश का फॉरेन मिनिस्टर जिसका नाम है तौहीद हुसैन। तो ये काम हुआ है पिछले 13 सालों में पहली बार पाकिस्तान से फॉरेन मिनिस्टर जो है बांग्लादेश गया है, दोनों की आपसी जो है बातचीत हुई है। चलिए सेंटेंस की स्ट्रक्चर देखो। इशक दार सब्जेक्ट है यहाँ पे, पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर, वर्ब है इसकी ट्रेवल्ड, वर्ब के सेकंड फॉर्म में काम हुआ है। अच्छा, वीकेंड का मतलब समझते हो ना भाई, वीक खत्म हो जाता है, उन लास्ट 2 दिनों को बोलते हैं शनिवार रविवार को वीकेंड्स। इंटरिम यानी बीच का, जुगाड़ू, टेम्परेरी बोल सकते हैं उसको आप। काउंटर पार्ट होता है आपका समकक्ष, जैसे इंडिया के प्रेसिडेंट और रशियन प्रेसिडेंट साथ में बैठ जाएं। वैसे तो इंडिया में सुप्रीम PM होता है प्रैक्टिकली, लेकिन कागजों में तो प्रेसिडेंट साहब ही हैं। तो प्रेसिडेंट से प्रेसिडेंट मिले, फॉरेन मिनिस्टर से फॉरेन मिनिस्टर मिले, तो ये एक दूसरे के काउंटर पार्ट होते हैं, एक दूसरे के समकक्ष कहलाते हैं। इसके लिए एक बहुत अच्छा अंग्रेजी में वर्ड है विजुवी, आपसी जो बराबरी के लोग हैं उनको बोलते हैं विजुवी। चलिए अब वो कॉन्सेप्ट देख लो फटाफट। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, 10वां, 1000वां, ये जो वहां लग करके जो हिंदी में कोई फ्रेज बनता है उसके आगे अंग्रेजी में द का इस्तेमाल होता है। पहला द फर्स्ट, दूसरा द सेकंड, 1000वां द 1000। समझ गए ना? तो ऐसे इसको याद रखें, द का इस्तेमाल हमेशा करें। और याद ये भी रखना है, अगर आप इस फ्रेज को अंग्रेजी में कहीं भी देखें, द फर्स्ट टाइम, द सेकंड टाइम, द ओनली टाइम, द 100 टाइम, द 1000 टाइम, टाइम का मतलब होता है बार या दफा। पहली दफा, दूसरी दफा, 10वीं दफा, 1000वीं दफा। तो ये 10वीं दफा, 1000वीं दफा जब भी लगेगा, इसमें परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल होगा। टेंस चैप्टर के अंदर ये कॉन्सेप्ट है, बड़े अच्छे से करवाया हुआ है कोर्स में, जो बच्चे उन्होंने देखा होगा। फटाफट इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके देखो। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई ट्रेवल्ड अब्रोड, ये पहली दफा है। दिस इज द फर्स्ट टाइम मैंने अब्रोड में ट्रैवल किया या देश से बाहर गया। ट्रैवल अब्रोड करना, कहीं दूसरी जगह चले जाना। अब्रोड यहाँ पे एक एडवर्ब का काम करती है ट्रैवल वर्ब के लिए। तो देखो फर्स्ट से पहले द का इस्तेमाल हुआ, ये बिल्कुल सही है। और ट्रैवल अब्रोड किया, तो फर्स्ट टाइम के साथ में परफेक्ट टेंस में बात मुझे लिखनी चाहिए।
तो आई ट्रेवल्ड अब्रॉड की जगह में लिखना चाहिए आई हैव ट्रेवल्ड अब्रॉड, परफेक्ट टेंस बना दो। अब आप ये पूछोगे सर हैव ट्रेवल्ड क्यों लिखा, हैड ट्रेवल्ड क्यों नहीं लिखा? तो हैड ट्रेवल्ड भी लिख सकते हो अगर बाहर वर्ब जो है पास की हो। दिखाता हूं, दिस वॉज द सेकेंड ओकेजन व्हेन टू वर्कड टुगेदर। ये दूसरी दफा थी जब दोनों ने साथ में मिलकर काम किया। दो ही बार हुआ है, ये दूसरी दफा थी जब दोनों ने साथ में मिलकर काम किया। तो फर्स्ट हो सेकंड हो, द तो लगेगा आगे, तो लगा दिया। अब देखो पास्ट की बात हो रही है, तो यहां पे आपको लिखना चाहिए दीज टू हैड वर्कड टुगेदर। तो प्रेजेंट के साथ प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट के साथ पास्ट परफेक्ट, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ के साथ में आप देखना हमेशा लगाना चाहिए। टाइम लगा होगा, टाइम की जगह ओकेजन भी हो सकता है भाई। टाइम का मतलब होता है बार या दफा, तो दफा या बार को ओकेजन भी बोला जाता है अंग्रेजी में। लास्ट वर्ड आपको दे रहा हूं क्लास वर्क के तौर पे, खुद से ट्राई दो। दिस वॉज द ओनली टाइम ही स्पोक ओपनली इन द क्लास। ये अकेली दफा थी या बार थी जब वो खुले तौर पे क्लास में बोला। बड़ा इजी है ना? चलो ट्राई करो, कमेंट्स में डालोगे लिखोगे तो याद रहेगा। अब आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे। रीडिंग, खुद से रीडिंग देनी है इसको, पहले मीनिंग निकालो फिर साथ में पढ़ना। Karachi ties had been tense since 2009 when Sheikh Hasina came to power and under strain over the prosecution of those who colluded with Pakistan during the 1971 Liberation War. कह रहा अगर दोनों के रिश्तों की बात करें बांग्लादेश और पाकिस्तान की, तो वो रहे थे had been, और क्या रहे थे, बड़े ही टेंस या बोझिल, बड़े ही तने हुए। और कब से? सन 2008 से। टाइम पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है, पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल किया गया है। तो सन 2008 से ही जो रिश्ते थे दोनों के बड़े खिंचे खिंचे रहे थे, टेंस रहे थे। और कह रहे 2009 में 8 में क्या हुआ था? कह रहे 2009 व्हेन शेख हसीना केम टू पावर, जब शेख हसीना पावर में आई थी, जो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर बनी थी। और कह रहे फिर अंडर स्ट्रेन ओवर द प्रोसिक्यूशन ऑफ दोज, और अंडर स्ट्रेन रहे थे। देखिए टेंस का मतलब होता है खिंचा हुआ होना, स्ट्रेन का मतलब भी होता है खिंचा होना, लेकिन इसमें खिंचावट ज्यादा हो जाएगी। तो कह रहा है और ज्यादा खिंचे खिंचे रहे थे इस चीज को लेकर के, ओवर प्रोसिक्यूशन को लेकर के, या फिर कानूनी कार्रवाई को लेकर के उन लोगों पे, ऑफ दोज जिन्होंने कोल्यूड विद किया था या जिन्होंने साठ गांठ की थी पाकिस्तान के साथ 1971 के लिबरेशन वॉर में, बांग्लादेश की आजादी के संघर्ष में। कह रहा जी एंड द असैसिनेशन ऑफ हर फादर शेख मुजीबुर रहमान एंड मोस्ट ऑफ हर फैमिली इन 1975, जिन्होंने कोल्यूड किया था एक तो इस वॉर के अंदर पाकिस्तान के साथ, और जो असैसिनेट किया था जिन्होंने इनके पिता को, शेख हसीना के, मुजीबुर रहमान जिनका नाम था, और ज़्यादातर शेख हसीना के परिवार को 1975 में। तो थोड़ी आपको हिस्ट्री पता होगी तो पता होगा आपको 71 में क्या हुआ था। ऑपरेशन सर्च लाइट बोलते हैं इसको। हमारे यहाँ से फाइटर्स को ट्रेन किया गया, मुक्ति वाहिनी सेना को, जिन्होंने बांग्लादेश में जाकर के पाकिस्तान की फौजों से लड़ाई की और बांग्लादेश को आज़ाद करवाया। लेकिन आज़ाद करवाने के बाद क्या हुआ, बांग्लादेश से कुछ लोग जो है पाकिस्तानी अफसरों के साथ मिल गए, और मुजीबुर रहमान जो बांग्लादेश को आज़ाद करवाने वाले थे, उनको उनके घर के सामने जो है फौजियों ने मिल करके उनके घर के सामने असैसिनेट कर दिया। तो इस बात को लेकर के 2009 से ही रिश्ते बड़े खराब थे। चलिए टाइज की वर्ब है हैड बिन। शेख हसीना जब केम टू पावर हुई तो वर्ब लगी हुई है पास में केम, कम केम कम, याद है ना, V1 V2 V3। स्ट्रेन और टेंस का मतलब एक ही होता है, टेंस एक एडजेक्टिव है, स्ट्रेन एक नाउन है। अंडर स्ट्रेन। प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है कानूनी कार्रवाई, किसी को कोर्ट में लाना, सजा देना, केस चलाना, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्रोसिक्यूशन। कोलाइड वर्ड का मतलब होता है किसी के साथ भिड़ंत करना, जैसे दो कारें भिड़ गई आपस में, कोई ट्रक जाकर के किसी दीवार में भिड़ गया, पेड़ में घुस गया, इसको बोलते हैं भिड़ंत को कोलाइड करना। कोल्यूड का मतलब होता है किसी के साथ में साठगांठ करना, चोरी छुपे करके कोई प्लान बनाना, गलत काम के लिए जनरली बनाया जाता है। तो कोलाइड और कोल्यूड, सिर्फ आई से यू बदला तो इस वर्ड का मीनिंग बदल गया। ठीक है, थोड़ा सा समझो इसको और यूज करके दिखाता हूं। द टू कंपनीज सीक्रेटली कोलाइडेड विद ईच अदर एंड फॉर्म्ड अ कार्टेल। दोनों कंपनियों ने चुपचाप कोलाइड किया एक दूसरे के साथ और एक कार्टेल को फॉर्म कर लिया। कार्टेल का मतलब होता है ग्रुप, इलीगल ग्रुप, चुपचाप बनाया गया ग्रुप। जैसे आपने देखा होगा ना क्लास में
स्कूल में कॉलेज में कुछ बच्चे कार्टेल बना लेते हैं, वो एक ऐसा ग्रुप बनाएंगे दूसरे को बुली करने के लिए, बस ग्रुप बनाएंगे और लोगों को छेड़ेंगे। वैसे ही बाजार में कंपनियां भी कार्टेल बना लेती हैं, 2-3 कंपनियां मिल जाएंगी और फिर अपने हिसाब से जो मर्जी चार्ज करेंगी प्राइस। तो कह रहे 2 कंपनियों ने चुपचाप कोलाइड किया एक दूसरे के साथ और कार्टेल को फॉर्म किया। अगर भाई कार्टेल फॉर्म कर रही हैं, ग्रुप बना रही हैं, तो कोलाइड नहीं करेंगी, भिड़ंत नहीं करेंगी, वो चुपचाप करके एक षड्यंत्र बनाएंगी। तो यहाँ पे आपको समझ से यूज करना था वर्ड का, कोल्यूड का। तो ऐसे क्वेश्चंस आप इस पे एक्सपेक्ट करें इसी कॉन्सेप्ट पे। एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको खुद से ट्राई करने के लिए, गलत हो तो भी इसको ट्राई जरूर देना। द करप्ट ड्राइवर कोल्यूडेड या कोलाइडेड विद द पुलिस टू एस्केप फाइन आफ्टर हिज ट्रक कोल्यूडेड या कोलाइडेड विद अ कार। इस करप्ट ड्राइवर ने पुलिस के साथ में कोलाइड या कोल्यूड किया जब उसका ट्रक कोलाइड या कोल्यूड कर गया एक कार के साथ। दोनों ही वर्ड्स सही तरीके से यूज होंगे, दोनों को सही जगह पे यूज करना। डालो इसको कमेंट्स में, सही या गलत आपको फीडबैक देंगे, ठीक है। रिप्लाई मिल जाता है आपको, गलत को भी डालते हो आंसर तो कमेंट्स में हम बता देते हैं। बढ़ेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ, साथ में पढ़ो इसको फटाफट, मीनिंग निकालो। कह रहा है इन 2015 बांग्लादेश डिमांडेड द एक्सपल्शन ऑफ अ पाकिस्तानी डिप्लोमेट ओवर लिंक्स टू अ टेरर ग्रुप एंड रिकॉल्ड इट्स हाई कमिश्नर टू इस्लामाबाद। कह रहे जी 15 में क्या हुआ, बांग्लादेश ने डिमांड किया पास्ट टेंस लगा करके V2, और किसको, एक्सपल्शन को या हटाए जाने को, पाकिस्तानी डिप्लोमेट का, पाकिस्तान के एक राजनीतिक कूटनीतिज्ञ का। डिप्लोमेट आप समझते ही हैं, एक कंट्री का आदमी दूसरी कंट्री में रहे, वहां के अफेयर्स को देखे डिप्लोमेट। तो बांग्लादेश ने डिमांड किया कि पाकिस्तानी डिप्लोमेट को वहां से भगाया जाए, और किस चीज को लेके, उसके रिश्तों को लेकर के एक दहशतगर्द ग्रुप के साथ, है ना। बांग्लादेश का कहना था कि ये आदमी हमारे देश में दहशतगर्दी फैला रहा है, आपका डिप्लोमेट है। और साथ में इन्होंने रिकॉल किया, वापस इन्होंने खुद भी बुला लिया पास्ट टेंस में अपने खुद के हाई कमिश्नर को, जो इन्होंने भेजा हुआ था इस्लामाबाद। और ये कब हुआ, ये तब किया इन्होंने आफ्टर पाकिस्तान प्रोटेस्टेड द हैंगिंग इन बांग्लादेश ऑफ दोज फाउंड गिल्टी ऑफ कोल्यूजन ऑफ 71। ये तब हुआ जब पाकिस्तान ने प्रोटेस्ट किया या अपना, है ना, प्रोटेस्ट दिखाया, ऑब्जेक्शन दिखाया हैंगिंग को लेकर के, फांसी को लेकर के बांग्लादेश में उन लोगों की जो पाए गए थे गिल्टी या गुनहगार, कसूरवार कोल्यूजन के सांठ गांठ के 1971 के अंदर। तो 71 वाला केस इन्होंने 2015 तक चलाया होगा, और देखा होगा किन लोगों ने, बांग्लादेशियों ने पाकिस्तानियों के साथ में मिलकर के सांठ गांठ की और बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई में रोड़े अटकाए। तो बांग्लादेश ने क्या बोला, अपना आदमी हटा लो यहाँ से, अपना डिप्लोमेट, ये हमारे टेरर ग्रुप जो है उससे जुड़ा हुआ है, और अपना खुद का डिप्लोमेट इन्होंने हाई कमिश्नर जो है वो पाकिस्तान से बुला लिया। और ये तब बुलाया जब पाकिस्तान ने विरोध दिखाया, ऑब्जेक्शन दिखाया कि आप क्यों उन लोगों को हैंग कर रहे हो, फांसी दे रहे हो, जिन्होंने हमारे साथ कोल्यूजन किया था, सांठ गांठ किया था आपकी आज़ादी की लड़ाई को रोकने के लिए। चलिए सब्जेक्ट वर्ब मैच कर रहे हो, दोनों वर्ब में बांग्लादेश की डिमांडेड और रिकॉल्ड, पाकिस्तान की वर्ब है प्रोटेस्टेड। कोल्यूजन आप ऑलरेडी देख चुके हो, हैंगिंग का मतलब होता है फांसी। कह रहा है ऑल्दो द टू नेशंस सब्सिक्वेंटली रिस्टोर्ड एनवॉइस दे बिगेन टू रिपेयर टाइज आफ्टर मिस हसीनास आउस्टर लास्ट अगस्त। कह रहा है हालांकि दो नेशंस ने या दोनों कंट्रीज ने इसके बाद में आगे जाकर सब्सिक्वेंटली बहाल कर दिया अपने अपने एनवॉयज को। एनवॉय का मतलब होता है किसी फॉरेन कंट्री में आपका डिप्लोमेटिक ऑफिस, चाहे वो हाई कमिश्नर का स्टाफ हो, चाहे वो एम्बेसडर हो, अभी हमारे तो हाई कमिश्नर ही होते हैं ना। तो हालांकि दोनों नेशंस ने आगे जाकर के दोस्ती वापस कर ली, अपने अपने हाई कमिश्नर और एनवॉयज जो है उनको बहाल कर दिया। कह रहे लेकिन उन्होंने रिपेयर किया, अपने रिश्तों को रिपेयर करना शुरू किया जब हसीना का आउस्टर हुआ, शेख हसीना का निकलना हुआ पिछली अगस्त के अंदर। आउस्टर का मतलब होता है निकासी, किसी को हटा दिया जाए, भगा दिया जाए, उसको बोलते हैं आउस्टर। कह रहा जी द प्रोसेस वाज आल्सो नज्ड बाय चाइना विच कन्वीन्ड अ ट्राइलेटरल मैकेनिज्म विद बांग्लादेशी एंड पाकिस्तानी ऑफिशियल्स इन कमिंग। कह रहा है ये प्रोसेस जो थी, इस पूरी रिश्तों को सुलझाने की जो प्रणाली थी, सिस्टम था, इसको नज भी किया गया था। नज का मतलब होता है कोनी से झटका देकर किसी काम को एनकरेज करना। आपका कोई दोस्त होता है, आप उसको कोनी मार के बोलते हो ना, कर 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 अच्छा है, वैसे ही इस पूरी प्रोसेस को कोनी मार के, झटका मार के एनकरेज किया गया चाइना के द्वारा।
और ये वही चाइना है जिसने कन्वीन किया, ऑर्गेनाइज किया या बुलाया इन तीनों की एक मीटिंग को, ट्राइलेटरल मैकेनिज्म को, बांग्लादेश और पाकिस्तान के ऑफिशियल्स के साथ चाइना के कमिंग नाम के शहर में। चलिए, मेरे ख्याल से कहानी सी है, सब समझ में आ रही होगी, बार बार रिपीट करने की जरूरत है नहीं। प्रोसेस की वर्ब है वॉज नज्ड, पैसिव वॉइस का इस्तेमाल हुआ है, एक्टिव पैसिव को जरूर देखा करो। नज का मतलब होता है पुश करना, एनकरेज करना। विच आया है चाइना के लिए, विच की वर्ब है कन्वीन, कन्वीन करना, ऑर्गेनाइज करना, किसी मीटिंग को, सभा को बुलाना। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ साइड में देखते जाया करो, जो वर्ड समझना है उसका मीनिंग हमने लिखा हुआ है साफ साफ। कह रहा है इन ढाका, पढ़ लेना साथ में वीडियो को पॉज करके पहले। इन ढाका देयर वाज अग्रीमेंट टू रिस्टोर वीजा फैसिलिटेशन फॉर डिप्लोमेट्स, हैव डायरेक्ट फ्लाइट्स, ग्रांट स्कॉलरशिप्स फॉर बांग्लादेशी स्टूडेंट्स एंड वेज टू इनहांस ट्रेड फ्रॉम करंट लॉज ऑफ लेस देन $1 बिलियन। कह रहे ढाका में अगर देखें बांग्लादेश में तो एक अग्रीमेंट सा था, और किस चीज का, इन 4-5 कामों को करने का। पहला काम है रिस्टोर करना, बहाल करना वीजा के फैसिलिटेशन को। फैसिलिटेशन का मतलब है किसी चीज को फैसिलिटी देके आसान बनाना, किसी काम को स्मूथ बनाना, बटर के जैसा। तो वीजा फैसिलिटेशन जो है डिप्लोमेट्स का, उसको आसान बनाया जाएगा। एक तो ये अग्रीमेंट था। डायरेक्ट फ्लाइट होंगी ढाका से बांग्ला जो है इस्लामाबाद की, कराची की, लाहौर की। तीसरा स्कॉलरशिप दी जाएंगी, अब ये पाकिस्तान देगा। स्कॉलरशिप या वजीफे मिलेंगे बांग्लादेश से पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को। और चौथा अग्रीमेंट था कि वेज होंगे, रस्ते होंगे ट्रेड को, व्यापार को बढ़ाने के, जो करंट लॉज लेवल पे है, करंट जिसके निचले स्तर हैं $1 बिलियन से भी कम के। तो इन चारों चीजों को लेकर के ढाका में अग्रीमेंट था। अग्रीमेंट की वर्ब है वॉज, रिस्टोर करना, बहाल करना। चलिए, कह रहा है हाउएवर द यूनिस गवर्नमेंट हैज रिफ्यूज टू मूव ऑन डेकेड्स ओल्ड बांग्लादेशी डिमांड्स फॉर रेपरेशंस फ्रॉम पाकिस्तान। कह रहा है लेकिन रिश्ते सुधर नहीं रहे, कोशिशें खूब हो रही हैं, अग्रीमेंट खूब हो रहे हैं, चाइना भी बीच में पंचायती करता है, लेकिन इनके बीच के झगड़े सुलझ नहीं रहे। कह रहा है हालांकि जो यूनुस की सरकार है, मोहम्मद यूनुस की, उसने परफेक्ट टेंस लगा के मना कर दिया है, हैज V3। रिफ्यूज क्या किया कि हम मूव ऑन नहीं करेंगे। मूव ऑन करना होता है आगे बढ़ना, किसी चीज को पीछे छोड़ के आगे बढ़ना। कि हम पीछे छोड़ के आगे नहीं बढ़ेंगे इस दशकों पुरानी, डेकेड्स ओल्ड बांग्लादेश की डिमांड से या मांगों से, जो है रेपरेशन की, हर्जाने की पाकिस्तान की तरफ से। तो बांग्लादेश की ये डिमांड है कि आपने हमें 47 से 71 तक बहुत सताया, पाकिस्तानियों ने हमारे यहाँ पे नरसंहार किए, जेनोसाइड किए, बंगालियों को मारा, उर्दू को यहाँ इम्पोज किया। तो इतना सताने के बदले कुछ पैसा हमें दो, हर्जाना दो आज। तो ये दशकों पुरानी डिमांड से मोहम्मद यूनुस आज भी मानने को तैयार नहीं है, मूव ऑन करने को, इस पे वो अभी भी अड़े हुए हैं। चलिए, गवर्नमेंट की वो है हैज रिफ्यूज्ड, रिफ्यूज करना, मना कर देना। रेपरेशन, कंपेंसेशन, रिकम्पेंस, सोलाशियम, याद है ना, हर्जाने को बोलते हैं। कह रहा है जी अब ये डिमांड क्या क्या है। दीज इंक्लूड अ फॉर्मल अपॉलजी फॉर द जिनोसाइड्स इन 71 परपेट्रेटेड बाय पाकिस्तानी फोर्सेस। कह रहा है इन डिमांडों में ये सारी चीजें इंक्लूड हैं। क्या क्या? पहली चीज इंक्लूड है एक औपचारिक तरीके से या फिर ऑफिशियल तरीके से माफीनामा उस जिनोसाइड के लिए, उस मारकाट के लिए, नरसंहार के लिए जो बंगालियों का किया गया 1971 में बांग्लादेश में। और ये वो नरसंहार था जिसको परपेट्रेट किया गया, अंजाम दिया गया पाकिस्तान के फोर्सेस के द्वारा, फौजियों के द्वारा। पहली डिमांड। दूसरी डिमांड क्या है? फाइनेंशियल कंपनसेशंस एंड द रिपैट्रिएशन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्ट्रैंडेड पाकिस्तानीज। दूसरी डिमांड है आर्थिक तौर पे हर्जाना मिले, कुछ पैसा मिले बांग्लादेश को इस मारकाट के बदले। और तीसरी डिमांड है घर वापसी हो, रिपैट्रिएशन हो, रिपैट्रिएट करना, किसी आदमी को वापस अपने मुल्क में बुलाना, अपनी जगह पे लाना। तीसरी डिमांड है कि रिपैट्रिएशन हो हजारों या थाउजेंड्स फंसे हुए पाकिस्तानियों का। अब फंसे हुए पाकिस्तानी कौन है? या ये वो हैं जिनको आप बोलते हैं उर्दू स्पीकिंग मुहाजिर्स हु हैड माइग्रेटेड देयर आफ्टर पार्टीशन एंड स्टिल हेल्ड अलीजियंस टू वेस्ट पाकिस्तान। ये वो स्ट्रैंडेड पाकिस्तानी हैं, फंसे हुए पाकिस्तानी हैं पाकिस्तान में, जिनको पाकिस्तान में बोला जाता है उर्दू बोलने वाले मुहाजिर, जो माइग्रेट किए थे वहां पे, जिनके दादे परदादे जो है माइग्रेट करके जो पाकिस्तान गए थे। और कब? पार्टीशन के बाद, बंटवारे के बाद।
और अभी भी वो होल्ड अलीजेंस करते हैं या फिर अपनी लॉयल्टी को होल्ड करते हैं, अपनी जो है लॉयल्टी को क्या बोलते हैं हिंदी में, वफा, वफा को होल्ड करते हैं, बना के रखते हैं वेस्ट पाकिस्तान के लिए या बांग्लादेश के लिए। तो पाकिस्तान में क्या कॉन्सेप्ट है, अगर आप एक मुस्लिम भी हैं लेकिन हिंदुस्तान से गए हैं किसी हिस्से से बंटवारे के बाद, और आप उर्दू कितनी भी उर्दू वहाँ बोल लो, आपको मुहाजिर बोला जाता है। मुहाजिर का मतलब है पराया है एक तरीके से। इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग तो आप उर्दू पढ़ोगे तभी समझ पाओगे। मोटा मोटा इसका मीनिंग ये होता है जी हमारा नहीं है, ये बाहर से आया हुआ है, हमारे जैसा है। तो मुहाजिर जो है फंसे हुए पाकिस्तान में, जो बंटवारे के बाद बंगाल से पाकिस्तान चले गए और आज भी वहीं फंसे हुए हैं। तो बांग्लादेश बोलता है इन हज़ारों पाकिस्तानियों को जो बांग्लादेशी होंगे अब इनको वापस बुला दो, वापस यहाँ हमारे भेज दो। तो ये इनकी डिमांड्स हैं। दीज आया डिमांड्स के लिए, दीज की वर्ब है इंक्लूड, प्लूरल वर्ब है, दीज के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से। अपोलॉजी का मतलब होता है माफ़ीनामा। जिनोसाइड का मतलब होता है नरसंहार, बड़े स्केल पे मार काट कत्ल। जिनोसाइड के लिए एक बहुत अच्छा वर्ड अंग्रेजी में पोग्रोम, प्रोग्राम नहीं है ये, पोग्रोम है, पोग्रोम। हिटलर ने की थी ज्यूज़ के साथ में, हज़ारों जो 50 लाख ज्यूज़ मारे थे ना। तो पोग्रोम वर्ड को याद रखना, स्पेलिंग देख लेना, आज आपसे पूछिए। रीपैट्रिएशन यानी घर वापसी बोलते हैं इसको। स्ट्रैंडेड यानी फंसा हुआ, है वो बंगाली था वो हिंदू, हिंदू क्या बोलूँ, या था वो हिंदुस्तानी, है वो बंगाली लेकिन फंस गया पाकिस्तान में, तो स्ट्रैंडेड पाकिस्तानी है वो, फंसा हुआ। मुहाजिर आपने देख लिया, मुहाजिर के लिए आया हूँ, वर्ब इनकी हैड माइग्रेटेड, माइग्रेट करना, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। ठीक है, दूसरी वर्ब है इसकी हेल्ड। अलीजेंस का मतलब होता है किसी के लिए जो है वफा या लॉयल्टी, फेथफुलनेस। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ। शुरू करें, मीटिंग साथ में दे रहे हो ना रीडिंग भाई। कह रहे वाइल मीटिंग मिस्टर डार द मिस्टर यूनिस ऑल्सो कॉल्ड फॉर स्ट्रेंथनिंग रीजनल कोऑपरेशन। कह रहा जी मीट करते हुए, बातचीत करते हुए डार के साथ, यूनुस जो है बांग्लादेश के इंटरिम जो है गवर्नमेंट के हेड हैं, इन्होंने कॉल फॉर किया, साथ ही साथ डिमांड किया, और किस चीज़ के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए इस पूरे रीजन के अंदर कोऑपरेशन को, आपसी भाईचारे को, जिसमें क्या क्या शामिल है, इंक्लूडिंग अ रिवाइवल ऑफ द सार्क प्रोसेस, जिसमें शामिल है सार्क की प्रोसेस का एक रिवाइवल या उसकी फिर से, ठीक है ना, रिवाइव करना, किसी चीज़ को फिर से जिंदा करना। सार्क आप समझते हैं ग्रुप बना हुआ है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन बोलते हैं शायद इसको। तो इसमें सभी अपने कंट्रीज आ जाते हैं साउथ एशिया वाले। तो इन्होंने बोला कि इसको भी रिवाइव किया जाए, भाईचारे को बढ़ाया जाए। यूनुस की वर्ब है कॉल्ड फॉर, कॉल फॉर किया, पैसिव पास, पास के अंदर V2 लगा के। कॉल फॉर का मतलब होता है डिमांड करना। कह रहा है इंडिया हैज़ आइड द थॉ इन बांग्लादेश ढाका टाइज with some suspicion, given reports that Pakistani diplomats supported Jamaat Islami student activist during the anti-Hasina protest last year। कह रहे जी इंडिया ने भी आय किया है। आय का मतलब होता है आंख, आय एक नाउन है, आंख के लिए यूज होने वाला। और वर्ब फॉर्म में आय का मतलब होता है नजरें गड़ाना, किसी चीज को ध्यान से ऑब्जर्व करना। तो भारत ने भी ऑब्जर्व किया है या ऑब्जर्व करता आया है इस थॉ को, इस नरमाई को। थॉ का मतलब होता है ठंडे पड़े रिश्तों के अंदर गर्म जोशी, बर्फ जैसे पिघलती है ना, वैसे अगर ठंडे पड़े रिश्ते पिघले तो उस पिघलाहट को अंग्रेजी में बोलते हैं थॉ। तो भारत ने भी इस नरमाई को, रिश्तों में गर्म जोशी को, इस्लामा ढाका टाइज के बीच की कुछ सस्पिशन के साथ में या थोड़े डाउट के साथ में, शक के साथ में ऑब्जर्व किया है ना, हमने देखा है इसको। और क्यों देखा है, इस चीज को देखते हुए गिवन इन रिपोर्ट्स को कि बहुत सारे पाकिस्तान के जो डिप्लोमेट्स थे, अफसर थे बांग्लादेश में, उन्होंने खुद ने सपोर्ट कर दिया जमात ए इस्लामी स्टूडेंट एक्टिविस्ट को। और ये तब सपोर्ट किया था जब हसीना के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहे थे पिछले साल। तो भारत को भी ऐसा लगता है कि शेख हसीना के हटने में पाकिस्तान का कुछ हाथ होना चाहिए, इसलिए हम इस गर्म जोशी को ध्यान से समझ रहे हैं, देख रहे हैं। इंडिया की वर्ब है हैज़ आइट, आई करना, नजरें गड़ा के देखना। तो आपने देख लिया, रिश्तों में आने वाली गर्माहट। डिप्लोमेट्स की वर्ब है सपोर्टेड, पास इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल हुआ है। कह रहा है ऑफ ग्रेटर कंसर्न हैज़ बिन मिलिट्री एंड इंटेलिजेंस कॉन्टैक्ट्स। कह रहा है लेकिन ज़्यादा बड़ा जो कंसर्न है भाई, ये तो ठीक है डिप्लोमेट ने हटा दिया शेख हसीना के प्रोटेस्ट में, है ना, किसी को सपोर्ट कर दिया,
कह रहा है जो ज़्यादा बड़े कंसर्न की बात है ना वो है मिलिट्री और इंटेलिजेंस के कॉन्टैक्ट्स ढाका और इस्लामाबाद के बीच में, है ना, सैन्य और इंटेलिजेंस को लेकर के दोनों की आपसी जो है ऑपरेशंस। चलिए कॉन्टैक्ट्स की वर्ब है हैज बीन, टेक्निकली वर्ब होनी चाहिए हैव बीन। सेंटेंस जो है प्रेपोजिशनल फ्रेज से शुरू हुआ है, ऑफ प्लस में कंसर्न नाम का नाउन एडजेक्टिव जो है ग्रेटर यहाँ पे, समझ गए ना, इसको मॉडिफाई कर रहा है। तो सब्जेक्ट जो है बाद में लिखा गया है, वर्ब पहले लिखी गई है, सब्जेक्ट देख लेना कॉन्टैक्ट्स, तो वर्ब को प्लूरल होना चाहिए टेक्निकली, तो गलती है ये इसकी। कह रहा है वाइल देयर इज नो क्वेश्चन दैट न्यू दिल्ली हैज कॉज टू फील कट आउट एंड बी ब्रूइज्ड बाय द न्यू फाउंड bonhomie between the erstwhile ally and a long time foe। कह रहा है जी जहां वाइल कोई सवाल ही नहीं है, क्वेश्चन ही नहीं है इस बात का, दैट और किस बात का, कि नई दिल्ली के पास कुछ ना कुछ कारण तो है कि वो फील करे या महसूस करे अलग थलग या कट आउट और चोटिल या ब्रूज्ड, और किसके द्वारा, अपने आप को नई दिल्ली या भारत अलग थलग कटा हुआ या चोटिल फील करे इस नए नए मिले हुए गर्मजोशी के द्वारा, bonhomie के द्वारा। और ये किन के बीच में है, ये bonhomie है एक तो हमारे बहुत लंबे पुराने दुश्मन के बीच, पाकिस्तान फो के बीच, और दूसरा है हमारा हुआ करने वाला किसी वक्त में अलाय या दोस्त। आस्ट वाइल का मतलब है किसी वक्त में होने वाला, अलाय होता है आपका दोस्त। तो हमारे एक पुराने दोस्त और सदियों पुराने दुश्मन के बीच के, सदियों क्यों बोल रहा हूं मैं, डेकेड्स ओल्ड दुश्मन के बीच की bonhomie या खुश मिजाजी को देख करके हमारे पास कॉज ऑफ कंसर्न होना ही चाहिए, इसमें कोई सवाल नहीं है। कह रहा है वहीं पे इट इज टाइम दैट साउथ ब्लॉक अडॉप्ट्स अ मोर रियलिस्टिक प्रिज्म। कह रहा है लेकिन वक्त अब ये भी आ गया, इट इज टाइम कि जो साउथ ब्लॉक है या इंडियन गवर्नमेंट के सबसे ज्यादा प्रभावशाली अफसर हैं, नेता हैं, वो अडॉप्ट करें एक रियलिस्टिक प्रिज्म को, एक ऐसे नजरिए को जो बहुत हकीकत से जुड़ा हुआ हो। तो कॉज ऑफ कंसर्न से कुछ नहीं होगा, आपका दुश्मन आपके पुराने दोस्त से अगर हाथ मिला रहा है और हाथ मिल चुका है तो आप इसको परेशान होने की बजाय इस सिचुएशन को रियलिस्टिक होकर के देखो और ये देखो आप क्या कर सकते हो। तो इट इज टाइम साउथ ब्लॉक अडॉप्ट्स अ मोर रियलिस्टिक प्रिज्म। समझ पाए सेंटेंस को? देखो क्वेश्चन की वर्ब है इज, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, क्लोज देयर से शुरू हुआ इसलिए। नई दिल्ली की वर्ब है हैज, कॉज का मतलब होता है कारण, कट आउट होना, अलग थलग होना, सेपरेटेड होना, आइसोलेटेड होना। ब्रूइज्ड का मतलब होता है जिसको ब्रूइजेस लगे हो, चोटिल हो, डैमेज्ड हो। bonhomie आपने देख लिया, कोर्डियलिटी, जीनियलिटी, आपसी जो है गर्मजोशी को बोलते हैं bonhomie, खुश मिजाजी को। अर्स्ट वाइल मतलब उस वक्त का दोस्त हमारा है बांग्लादेश, लेकिन आजकल नहीं है, तो अर्स्ट वाइल फ्रेंड है हमारा, किसी वक्त होने वाला दोस्त था। चलिए इट इज टाइम के साथ में, इट इज हाई टाइम के साथ में, इट इज अबाउट टाइम के साथ में पास्ट सब्जेक्टिव मूड का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहां पे आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करना चाहिए था। पास्ट सब्जेक्टिव मूड क्या कहता है, किसी ऐसे काम को जो होना चाहिए फ्यूचर में लेकिन होने के चांसेस बड़े कम लग रहे हैं, उसको वर्ब की सेकंड फॉर्म लेकर के बताता है। जैसे इट इज टाइम वी स्टॉप यूजिंग प्लास्टिक, वक्त आ गया है कि हम प्लास्टिक को यूज करना बंद करें। अब देखो प्लास्टिक को यूज करना बड़ा मुश्किल है, ऐसा बहुत मुश्किल है कि रातों रात बंद हो जाए, लेकिन वक्त तो आ गया, बात तो सही है। तो जब कोई ऐसा काम हो जिसका फ्यूचर में होना बड़ा मुश्किल सा लग रहा हो कि कैसे होगा पता नहीं, तो उस काम को फ्यूचर में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा के बताते हैं, और ये होता तब है जब इट इज टाइम ये फ्रेज आपने लिखा हो। इट इज हाई टाइम भी लिख सकते हैं और इट इज अबाउट टाइम भी आप लिख सकते हैं। तो वी स्टॉप की जगह आप लिखें वी स्टॉप्ड यूजिंग प्लास्टिक। तो ये पास्ट सब्जेक्टिव मूड ट्रिगर करवाया करो इट इज टाइम के बाद में। अब यहाँ इसने अडॉप्ट लिख दिया बेचारे ने, गलती हो गई, टेक्निकली होना चाहिए था अडॉप्टेड अ मोर रियलिस्टिक प्रिज्म। प्रिज्म का मतलब होता है नजरिया, रियलिस्टिक मतलब जो हकीकत से जुड़ा हो। चलिए इसमें एक और चीज ध्यान रखना, पास्ट सब्जेक्टिव मूड में वॉज कभी नहीं लगता, हमेशा वर लगता है वॉज की जगह। तो इट इज हाई टाइम अ ब्रिज वॉज बिल्ट, अब वक्त आ गया है कि एक ब्रिज यहां पे बनाया जाए। तो वॉज बिल्ट लिखा है आपने, गलत हो जाएगा मामला, पास्ट सब्जेक्टिव मूड लगा रहे हो हाई टाइम के साथ, इट इज टाइम के साथ, तो क्या करोगे, वॉज बिल्ट की जगह आपको वर बिल्ट लिखना चाहिए। ब्रिज का मुंह मत देखना, ब्रिज सिंगुलर है लेकिन वर्ब जो है वर आएगी। पास्ट सब्जेक्टिव मूड हमेशा अपने साथ वर लेता है वॉज की जगह। तो ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करना आज के क्वेश्चंस के अंदर जो आपको दिए मैंने लास्ट में, लास्ट पैराग्राफ है, फटाफट इसको देखो, मीनिंग निकालो। चलिए
कह रहा है जी पाकिस्तान इज स्टेपिंग इनटू द ब्रीच कॉज्ड बाय द स्ट्रेन इन द इंडिया बांग्लादेश टाइज। पाकिस्तान जो है ना वो स्टेप इनटू कर रहा है। स्टेप इनटू करना यानी कदम रखना, और ब्रीच का मतलब होता है दरार या खाई। उस दरार में कदम रख रहा है जो कॉज्ड बाय है या जिसका कारण है स्ट्रेन या दबाव या तनाव भारत बांग्लादेश के रिश्तों में। तो बीच में पाकिस्तान आ रहा है जब रिश्ते हमारे खराब हैं बांग्लादेश भारत के। कह रहा है ऑल्दो मिस्टर मोदी मेट मिस्टर यूनुस इन अप्रैल एंड एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर मेट मिस्टर हुसैन on the sidelines of other international events. Neither has contemplated a visit. कह रहा है ऑल्दो हालांकि ऐसा हुआ, कैसा हुआ, मोदी साहब जो हैं वो मिले मिस्टर यूनुस से, और कहाँ मिले, अप्रैल के अंदर इसी साल। और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर साहब जो हैं वो भी पास्ट टेंस में मिले मुबारक हुसैन, क्या नाम है इनका देख लेना, बांग्लादेशी जो है फॉरेन मिनिस्टर, उनके साथ मिले साइडलाइंस में या फिर साइड वाली मीटिंग्स में कई सारे इंटरनेशनल इवेंट्स की। साइडलाइन का मतलब क्या होता है, मीटिंग है इंटरनेशनल कोई सुबह 9 बजे से शाम को 9 बजे तक, तो रात को 10 बजे अगर आप किसी से मिल रहे हो खाने में इनफॉर्मल तरीके से, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं साइडलाइंस ऑफ सम मीटिंग्स। तो कह रहा है हालांकि हमारे यहाँ से वहाँ के लोगों से मिला जा रहा है, ऐसा नहीं हम बातचीत नहीं करते हैं। कह रहा है फिर भी नीदर हैज़ कंटेम्पलेटेड, किसी ने भी कंटेम्पलेट नहीं किया, ना हमने ना उनने, एक विजिट को या एक दौरे को। ना हमने उनको बुलाया ना उन्होंने हमें बुलाया, कोई दौरा हमने ना सोचा ना कंटेम्पलेट किया। नॉर हैज़ मिस्टर यूनुस बिन इन्वाइटेड, और ना ही यूनुस को अभी तक इन्वाइट किया गया पैसिव वॉइस लगा के। तो ना तो एक विजिट को हमने कंटेम्पलेट किया मोदी साहब ने और जो है जयशंकर ने, और ना ही यूनुस को बुलाया है। चलिए, मिस्टर मोदी और मिस्टर मोदी की वर्ब है मेट, जयशंकर की वर्ब है मेट। नीदर की वर्ब है हैज़ कंटेम्पलेटेड, कॉन्टेम्पलेट करना, किसी चीज़ के बारे में सोचना। नीदर आया है मिस्टर मोदी और मिस्टर जयशंकर के लिए, दोनों में से किसी ने भी कंटेम्पलेट नहीं किया। यूनुस की वर्ब है हैज़ बिन इन्वाइटेड। नॉर एक नेगेटिव एडवर्ब है, नेगेटिव एडवर्ब जब भी क्लोज के शुरू में आती है हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रख देती है। कह रहा विद द अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शंस इन बांग्लादेश इन February दिस ईयर, न्यू दिल्ली मस्ट ऑल्सो ब्रॉडन इट्स पॉलिटिकल इंगेजमेंट विद पॉलिटिकल पार्टीज देयर। कह रहे इस घटना के साथ ही अब विद अनाउंसमेंट या ऐलान के साथ ही चुनावों का बांग्लादेश में फरवरी के अंदर अगले साल नई दिल्ली को ब्रॉडन करना होगा, फैलाना होगा, ब्रॉड बनाना होगा अपनी सियासी राजनीतिक बातचीत को, इंगेजमेंट को, और किसके साथ, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों के साथ जब बांग्लादेश में चुनाव लड़ेंगी सबके साथ। तो हमें सिर्फ यूनुस से बात नहीं करनी है, अब चुनाव होने वाले हैं, बहुत सारी पार्टियां वहाँ लड़ेंगी, सबसे हमें बातचीत शुरू कर देनी चाहिए। और ये कब करनी है, कह रहे जी इवन एज इट नजेस द यूनुस गवर्नमेंट टू अ मोर इंक्लूसिव प्रोसेस। कह रहे वहीं जब एक तरफ नई दिल्ली नज भी कर रहा है, एनकरेज भी कर रहा है, पुश भी कर रहा है यूनुस की सरकार को कि वो बनाए या फॉर्म करे एक ज़्यादा इंक्लूसिव प्रोसेस को, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें सब शामिल हो। तो ऐसा ना हो कोई हिंदू पार्टी है तो उसको छोड़ दिया जाए, कोई सिख पार्टी है, कोई क्रिश्चियन पार्टी है तो उसको वोट ना करने दिया जाए, इलेक्शन में खड़ा ना होने दिया जाए। तो ये नजिंग तो हमें करते ही रहना है कि प्रोसेस को इंक्लूसिव रखो, सबको अपने दायरे में रखो, साथ ही साथ दूसरी पार्टियों से हमें बातचीत भी करते रहना चाहिए। चलिए, नई दिल्ली की वर्ब है मस्ट ब्रॉडन, इट आया नई दिल्ली के लिए, वर्ब है इसकी नजेस, नज करना, किसी को पुश करना, इंकरेज करना। कह रहा है जी इन द एब्सेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्गर रीजनल साउथ एशियन ग्रुपिंग, नई दिल्ली हैज़ अ डिफिकल्ट टास्क इन होल्डिंग स्वे ओवर बायलैटरल टाइज बिटवीन एनी ऑफ इट्स नेबर्स स्पेशली बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। कह रहा है जी लास्ट में इस चीज़ की एब्सेंस में, ना मौजूदगी में, और किसकी, एक मजबूत रीजनल साउथ एशियन ग्रुपिंग की। तो कोई ऐसा मजबूत सा ग्रुप नहीं है, तो कह रहे हैं इसकी एब्सेंस में, साउथ एशिया में कोई यूनिटी ना होने की वजह से नई दिल्ली का काम बड़ा मुश्किल है होल्ड करने का या बनाए रखने का अपने स्वे को, रुतबे को, प्रभाव को, इन्फ्लुएंस को दो तरफा रिश्तों के ऊपर, और किसके ऊपर, इसके किसी भी नेबर्स के ऊपर, ठीक है, एनी ऑफ इट्स नेबर्स, खास करके बांग्लादेश और पाकिस्तान की अगर बात करें तो हमारा कोई साउथ एशिया में कोई ग्रुप अच्छा सा बना नहीं हुआ। अगर आप ब्रिक्स को छोड़ दें तो आप ये सार्क वार्क देखोगे सब डेड हैं आज की डेट में, कोई इनकी बातचीत, कोई मीटिंग नहीं हो रही। तो नई दिल्ली का बड़ा मुश्किल हो गया कि कैसे नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान,
पाकिस्तान और श्रीलंका में अपना दबदबा बनाए रखे। खास करके बांग्लादेश और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा हमारे लिए काम मुश्किल है। तो ये कहना चाह रहा है लास्ट सेंटेंस में। चलिए, नई दिल्ली की वॉबे इट हैज़ ए डिफिकल्ट टास्क। होल्ड स्वे करना, स्वे का मतलब होता है दबदबा, इन्फ्लुएंस। होल्ड स्वे करना, इन्फ्लुएंस को बनाए रखना। बाकी कुछ इसमें था नहीं देखने का, सेंटेंस आपने पढ़ लिया। चलिए आइए आर्टिकल को रैपअप करते हैं। पूरा आया समझ में? लंबी क्लास होती है लेकिन एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस स्ट्रक्चर को हम ब्रेक करके पढ़ते हैं। टाइम ज़्यादा लगता है लेकिन क्या करें, 20 मिनट में भी पढ़ाया जा सकता है आर्टिकल, पर मैं चाहता हूँ आप सीखो, साथ में पढ़ो इसको। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सी रिकमेंडेशन है भारत के लिए इस आर्टिकल के अंदर? चारों में से कौन सा काम भारत को करना चाहिए? या फिर ऑथर ने जो रिकमेंडेशन दी है उसको आप किस तरीके से देखते हैं? हमारे लिए ये रिकमेंडेशन है कि भूल जाओ यूनुस को, अब सिर्फ यूनुस को धक्का करो कि वो इंक्लूसिविटी करवाए अपने इलेक्शन में। सरकार जो बन रही है नई, प्रोसेस जो है उसके अंदर सबको बराबरी का मौका मिले, पक्षपात ना हो। और साथ में जो भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं यूनुस की और उसके साथ की, उन सभी के साथ में अपनी इंगेजमेंट को बढ़ाए, पॉलिटिकली तरीके से सबसे बातचीत करे। तो यही रिकमेंडेशन है बांग्लादेश को लेकर के भारत को। फर्स्ट में आंसर बनेगा आपका डी। अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ट्राई खुद से दोगे तभी आंसर निकलेगा। सेकंड में देखो, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ऑथर के नजरिए को रिफ्लेक्ट करती है बांग्लादेश की जो डिमांड थी हर्जाने की लेकर के पाकिस्तान से? इस डिमांड के बारे में हमारा ऑथर क्या सोचता है? बड़ी सिंपल सी बात है, जो बांग्लादेश की डिमांड है वो पाकिस्तान मुश्किल से पूरी करेगा। माफ़ी मांगना पाकिस्तान की पब्लिक के सामने, आवाम के सामने, तो ये काम तो ये करेंगे नहीं, है ना। इनका पीआर बहुत तगड़ा होता है भाई, नुकसान हो तो वहाँ भी बोल देना फ़ायदा हुआ है। तो माफ़ी मांगने वाला काम पब्लिक में तो नहीं होगा। और दूसरा, हर्जाना देने के लिए पैसा चाहिए, पैसा देने के लिए होना चाहिए। तो दोनों ही चीज़ें जो है ना, रोड ब्लॉक हैं, रास्ते का रोड़ा है इन दोनों के रिश्तों के बीच में। जब तक यूनुस माफ़ी पे और हर्जाने पे अटके रहेंगे, दोस्ती होना, ग्रेटर जो डीपर टाइज बनना बड़ा मुश्किल है। तो रियलिस्टिकली देखें तो बी आंसर बनता है। हमारे ऑथर की व्यू ऐसी है। चलो, दोनों क्वेश्चंस मेंस लेवल के थे, गलत हुए हो तो परेशान मत हुआ करो, सीखो, करो कोशिश पढ़ने की। अब कुछ क्वेश्चंस आपके लिए इजी हैं। आज मैंने एक बड़ा सा क्वेश्चन बना दिया है एरर वाला, 6 से लेकर 10 तक 5 क्वेश्चंस आपको एरर के मिलेंगे। तो जो आपने 2 4 5 कॉन्सेप्ट सीखे इन पे अप्लाई करना। ऑल दो वाला एक कॉन्सेप्ट मिलेगा, ओनली टाइम वाला मिलेगा, कोलाइड वर्ड को देख लेना, अबाउट टाइम को देख लेना, और 5वां मैं बता नहीं रहा, खुद से देखना, ठीक है। देख लेना, अबाउट टाइम के बाद आसपास कहीं मिल जाएगा। और यहाँ पे 3 वोकैब के क्वेश्चंस हैं। बोनमी का उल्टा पूछा है, सिनोनिम नहीं एंटोनिम। स्ट्रेंज का सिनोनिम पूछा है। और स्पेलिंग कौन सी करेक्ट है इन तीनों में से? अर्स्टवाइल सही है, वैक्यूम सही है, पोग्राम सही है। अर्स्टवाइल यानी उस वक्त का, वैक्यूम यानी खाली जगह, पोग्राम यानी नरसंहार। तो मीनिंग पता होंगे आपको, स्पेलिंग जो सही है वो चूज करना। इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल दिए गए हैं, 3 से लेकर 10 तक 7 क्वेश्चंस के। मार्क्स कितने मिले जरूर से शेयर करें। कल की क्लास में मुलाकात होगी आपसे। अंटिल देन, साइनिंग आउट।